हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली रात को 8 बजे हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। बिल्कुल बिहार पुलिस का जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पर आधारित। फ्रेंड्स, आज हमारा यह टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सेशन जब खत्म होगा तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, डेली की भांति आज भी वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लाइक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है कि स्पेन के गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व के इतिहास से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एक स्पेशल वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में हमने कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिए। स्पेन के गृह युद्ध को प्रायः द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल के रूप में वर्णित किया जाता है। पूछा जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्पेन के गृह युद्ध को। ठीक है, और इस युद्ध में जो ये गृह युद्ध था, इसमें फांसीवादी देशों ने स्पेन के युद्ध क्षेत्रों में अपने नए हथियारों का परीक्षण किया था। यह युद्ध जो है स्पेन का गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ था और ये चला कब तक था, तो 1939 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए आप लोग 5 सेकंड के अंदर में आंसर देने का। तो देखिए सही आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हीलियम क्या है, हीलियम एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस के जो ऑक्टेट होते हैं यानी कि इनके अष्टक जो होते हैं ये पूरे फुल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा इसी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ सेब्र की संधि की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दीजिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अलग वीडियो में हमने कवर किया। पॉलिटी के प्रश्न को अलग वीडियो में कवर किया है। साइंस के वीडियो को हमने अलग वीडियो में कवर किया है। हिंदी के प्रश्नों को हमने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जरूर देख लीजिएगा। और आज ही हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न साइंस के पूछे गए थे उसके दूसरे पार्ट को कवर किया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो सेशन जब खत्म होगा तो जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है तुर्की। ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था यह जर्मनी की ओर से लड़ा था और पराजित होने के बाद उसे मित्र राष्ट्रों के साथ एक संधि करनी पड़ी जिसे सेब्र की संधि कहा जाता है। और यह संधि 10 अगस्त 1920 को हुई थी। याद रखिएगा, 10 अगस्त 1920 को यह संधि हुई थी। किसके साथ? मित्र राष्ट्र और तुर्की के साथ, जिसको मुस्तफा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रेड इंडियन मूल निवासी हैं। रेड इंडियन जो है ये कहाँ के मूल निवासी हैं। बिल्कुल राइट आंसर सभी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। डेली रात को 8 बजे से हमारा यह सेशन होता है। पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो राइट आंसर इसका जिन्होंने भी बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है, स्तनपायी हार्मोन के रूप में। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए यह जो है, दुग्ध स्राव के लिए यह जिम्मेदार होता है यह हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जैसा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है। जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे चले आ रहे हैं उसी प्रकार से इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग प्रश्नों को कवर करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है,
निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। और महाभियोग किसमें है? तो आर्टिकल 61 में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की विमाएं समान है? यानी कि डायमेंशनल जो फॉर्मूला है, डायमेंशन है, किसका समान है इनमें से? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको पता है। और देखिए फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो मास का क्या हो जाएगा बताइए? केजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ F इंटू एस। तो m का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट किस में है? लेंथ में, लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि मीटर में है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? केजी का आप कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल M लिख सकते हैं। मीटर है, मीटर लेंथ है, तो आप L लिख सकते हैं। 2L है तो 2 लगा दीजिए। और यहाँ देख लीजिए सेकंड टाइम है T, और माइनस इन्वर्स में है तो -2 लगा दीजिए। ML स्क्वायर T इन्वर्स 2 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और देखिए अब किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो दोनों का समान ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कार्य और ऊर्जा का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। सीधी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो पौधे के जो फूल को खिलाने के लिए जो जिम्मेदार है हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सारे के सारे जो है पादप हार्मोन है। इतना क्लियर? पादप हार्मोन ध्यान रखिएगा, एथिलीन, फ्लोरोजिन्स, ट्राउमेटिन और साइटोकाइनिन, ये सारे पादप हार्मोन हैं। और एथिलीन जो है यह फलों के पकाने में सहायक होता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ आप सभी को। उसके बाद फ्लोरोजिन्स जो है यह फूलों के खिलाने में सहायक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्राउमेटिन जो है यह जो पेड़ पौधे के कटे फटे भाग होते हैं उनको भरने में, कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के घाव भरने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सभी के सभी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 को, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इत्यादि पर्वत श्रेणियां आती है। काराकोरम जो है यह किसके अंतर्गत आएगा? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। आप सभी को पता है गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके आपके लिए लाता हूं, तो प्लीज़ अभी एक लाइक कीजिए फटाफट, पहले लाइक कीजिए आप लोग। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। किसने किया था ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता होगा। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, इस बात का ध्यान रखना आपको। और ये मालाबार में हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुस्लियार के, यहां मैं लिख देता हूं, अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। और कब चला था? तो ये 1920-22 के दरमियान यह हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर ऑप्शन में केरल भी रहे ना तो केरल भी राइट आंसर हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे निकट दृष्टि दोस्त के रूप में जाना जाता है? किसे हो जाएगा यहाँ? निम्न में से किसे निकट दृष्टि दोस्त के रूप में जाना जाता है? यानी कि सीधी भाषा में कहें तो निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मायोपिया, ध्यान रखिएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फ्यूरर की उपाधि किसे दी गई। फ्यूरर की उपाधि किसे दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। सही जवाब इसका हो जाएगा हिटलर। हिटलर को फ्यूरर के नाम से जाना जाता है, लिटिल कारपोरल के नाम से, मैंने बताया लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, ठीक है। और ड्यूस के नाम से, ड्यूस के नाम से स्टालिन मुसोलिनी को पुकारा जाता था, ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट में वीडियो को अपना स्कोर कमेंट करके आपको बताना है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़, ये सारे प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। तो सेलुलोज जो है यह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे जो हैं कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए महावेली गंगा जो है यह कहाँ की है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए पहले सभी लोग राइट आंसर। राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको कि अंग्रेजी में एनजीटी शॉर्ट में कहा जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष की गई। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना एनजीटी की 2010 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा वन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। सही जवाब ध्यान से देना आपको, ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा सा आपको देख के डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि मिलता जुलता सभी ऑप्शन मैंने रखा है। तो राइट आंसर 16 सितंबर हो जाएगा, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व जो है, पिच जो है, यह किस पर निर्भर करता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, बोलते हैं ना कि उसकी आवाज़ काफ़ी मोटी है, उसकी आवाज़ काफ़ी पतली है, इसी को हम लोग तारत्व कहते हैं, यही जो है तारत्व कहलाता है। और तारत्व जो है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। सही आंसर जिन्होंने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय इनमें से आते हैं, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, फटाफट कोशिश जल्दी करना है आंसर देने की, मात्र 5 सेकंड में, ताकि जल्दी से जल्दी सेशन को खत्म किया जा सके और बाकी का जो समय है वो आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने में उसको आप लगाएं। तो देखिए राज्य सूची के अंतर्गत इसमें से आता है पुलिस, ठीक है, शिक्षा, परिवार नियोजन, वन एवं पशुओं के एवं पक्षियों का संरक्षण जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेखी समिति का संबंध किससे है, रेखी समिति का संबंध किससे है, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रेखी समिति का संबंध जो है यह अप्रत्यक्ष कर से है, यहाँ कर लगा दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर से है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद खुसरो समिति, याद रखिएगा खुसरो समिति का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो ये कृषि साख से है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 में की गई थी। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और प्लीज़ सेशन जब खत्म होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इंडिया पॉजिटिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया पॉजिटिव ये पुस्तक है, इंडिया पॉजिटिव, इसके लेखक कौन है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, चेतन भगत के द्वारा जो भी बुक लिखे जाते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 142, ठीक है,
180 देशों की सूची में भारत का स्थान 142 रहा है। पिछले वर्ष अगर पूछा जाए 2019 में तो यह 140 था। अब भारत 2 अंक फिसल गया है। क्लियर। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर नॉर्वे है। पहला स्थान भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था का अगर जनक पूछा जाए, ठीक है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और यहाँ से समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक ये कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने ही लिखा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है मजदूरी का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार क्रमशः 90:10 में करते हैं, यानी कि 90 भाग जो है यह केंद्र देता है और 10 भाग जो है यह राज्य देता है। शुरुआत 2006 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो देखिए, ड्यूटेरियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आप सभी को पता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, यह है ड्यूटेरियम। तो सीधी सीधी दिख रहा है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 2 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। D2O आपने सुना होगा, भारी जल। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, बॉयल्स का लॉ क्या था कि नियत ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन जो होता है उसके दाब के क्या होता है? उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। यानी कि प्रेशर जो है यह वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह है बॉयल्स का लॉ। और जब वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पर वॉल्यूम कम किया जा रहा है, यानी कि इसको कम किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर जो है घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद को। क्लियर है। देखिए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, विधान नहीं किया जा सकता, ठीक है, और इसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। विधानसभा को भंग तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है, ये लोकसभा भी नहीं। तो देखिए, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? देखिए फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आम मीटर को किस में जोड़ा जाता है? आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता जो होता है वो अनंत होता है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श आम मीटर का प्रतिरोधक कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये 0 होता है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश से थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। और वह किस राजवंश से थे? तो ये शाही गंग राजवंश से थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3OH किस का रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यह मिथाइल अल्कोहल है। क्या है? मेथाइल अल्कोहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो पहले तो ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट में कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं।
और ये कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो फ्रेंड्स ये 47वें भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले रंजन गोगोई थे जो कि 46वें नंबर के थे। क्रम भी याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि 2019 में आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था और हमारा जो संविधान है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। क्लियर? और इसको शामिल कब किया गया संविधान में? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1949 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो देखिए ये वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश, मैं क्रम से लिख रहा हूं बिल्कुल, तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे आखिरी वंश जो था ये लोधी वंश था। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश पहला और आखिरी कौन था? लोधी वंश था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। एक क्वेश्चन तो ऐसे बन गया कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून का दिन जो होता है वो सबसे लंबा दिन होता है। कौन सा दिन? तो 21 जून का। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, याद होगा आपको। और देखिए दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 दिसंबर के दिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आसान भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र, तो ये न कि भारत का बल्कि एशिया का सबसे पुराना है और एशिया का यह पहला रिफाइनरी भी है। डिगबोई, डिगबोई कहाँ? असम में। ध्यान रखिएगा, असम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? तो आप सभी को पता है 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्लोरोमाइसिटिसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो देखिए क्लोरोमाइसिटिसिन जो है यह एंटीबायोटिक है और फ्रेंड्स बैक्टीरियल संक्रमण यानी कि विषाणु से जो संक्रमण होता है उसी के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है और टाइफाइड की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होने वाला है रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, और रोज रात को 8 बजे जुड़ना है। और इससे पहले सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, सारे के सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।